जैसे कि हमारा जैन धर्म और बुद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा लास्ट का ये टॉपिक बचा था हमारा कि कापालिक क्या होता है, लिंगायत क्या होता है, वैष्णव धर्म, फिर हमारा आगे चलेगा महाजनपद। सबसे पहले हम देखते हैं कि कापालिक क्या होता है। कापालिक जो साधु होते हैं ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं और मदिरा पान करते हैं और अस्थि के भस्म को पूरे शरीर पर लगाते हैं। नागा साधु जो होते हैं ना वो कापालिक होते हैं। जैसे कि अभी आपने कुंभ में देखा होगा कि नागा साधु काफ़ी संख्या में आए थे, वो कापालिक साधु ही होते हैं। इसके बाद आता है लिंगायत धर्म। अब देखते हैं कि लिंगायत धर्म में क्या होता है। शैव धर्म की इस शाखा का विकास, ये शैव धर्म की ही शाखा है, इसका विकास जो है वो कर्नाटक में अधिक हुआ है। इसका जो प्रारंभ किया था ना वो अल्लभ प्रभु ने किया था। लिंगायत धर्म का जो प्रारंभ किया था किसने किया था? अल्लभ प्रभु ने किया था। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं लेकिन शव को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। जैसे मुस्लिम समाज में दफनाया जाता है ना, ये इस तरीके से, मतलब शव को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। लिंगायत धर्म वाले क्या करते हैं? शव को दफनाते हैं, जलाते नहीं है। इसके बाद आता है कि वैष्णव धर्म। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा जो है वो पुराणों में मिलती है। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है, जिसके अंदर राम, परशुराम, कृष्ण और बुद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। इस धर्म को अवतारवाद का भी धर्म कहा जाता है। इसके मानने वाले जो होते हैं वो पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि महाजनपद शुरू हो जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हो गया था, जिसे महाजनपद कहते हैं। बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है, जो कि निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं कि गंधार, कंबोज, मत्स्य, कुरु, हम जो है 16 महाजनपद हैं। इसके नाम के आगे राजधानी और क्षेत्र लिखा हुआ है, हम एक साथ पढ़ते हैं। ओके। गंधार की तक्षशिला थी जो कि पाकिस्तान में है। कंबोज की हाटक जो कि जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान की सीमा पर है। मत्स्य को विराटनगर कहा जाता है जो कि राजस्थान में है। कुरु को इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र आता है। और सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। कौशल की श्रावस्ती थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। पंचाल की अहिच्छंद थी, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। चेदी की शक्तिमती थी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। वत्स्य की कौशाम्बी थी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। चेदी की शक्तिमती थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। वत्स्य की कौशाम्बी थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। काशी की वाराणसी थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। मल की कुशीनगर थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। अस्मक की पोटला थी जो कि महाराष्ट्र का गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है ना यहाँ पर थी। अवंती की उज्जैन थी जिसे माहिष्मती भी कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश में थी। वज्जी की जो थी वो वैशाली थी जो बिहार के हाजीपुर में थी। अंग की चंपा थी जो बिहार का जो मुंगेर और भागलपुर का जिला है ना यहाँ पर आती है ये। मगध की राजगिरी थी जो कि पाटलिपुत्र बिहार में थी। ओके। गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी। अस्मक जो था वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे पर था। उत्तर प्रदेश का मल महाजनपद जो था वो एक गणराज्य था। बिहार का वज्जी जो था वो महाजनपद एक गणराज्य था। ओके। गणराज्य कौन कौन से? बिहार का वज्जी और मल उत्तर प्रदेश का। ओके। लिच्छवी की राजधानी जो थी वो वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था जो कि महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फाल्गु जैसी नदियां इस महाजनपद की एक प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। जैसे आप देख सकते हो कि ये मगध है, ऊपर गंगा है, नीचे विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, इधर फाल्गु नदी है, इधर सोन नदी है। एक आप देख सकते हो एक दुर्ग की तरह, प्राकृतिक दुर्ग की तरह कार्य कर रही है। ओके। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। कितने? 7। तो हमारी जो ट्रिक थी जिसमें 7 में हम देख लेते हैं कि हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कणव वंश है, सातवाहन वंश है। तो हमारी जो ट्रिक है वो है हसिन मसुक सा। हसिन मसुक सा यानी हा से हर्यक वंश, सा से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, माँ मशुक यानी कि माँ से मौर्य वंश, शु यानी कि शुंग वंश, और का से कणव वंश, और सा से सातवाहन वंश। इसी तरह मैंने नीचे लिख रखा है नाग, नंदी, नंद, विरहद, सुष, देव, सात। इसे आप 8 से 10 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। नाग मतलब नागानंद। इस तरीके से जो इन राज्यों के जो ये राजवंश गुजरे हैं, इनके जो आखिरी जो लास्ट वाले राजा थे ना, उनके नामों की ट्रिक है ये। मैं जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा आपको समझाता जाऊंगा। हम सबसे पहले देखते हैं जो है, सबसे पहले हर्यक वंश आया है, तो हम सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। ओके।
हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे, जिन्हें सैनिया भी कहा जाता है। सैनिया की उपाधि थी। ओके, बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए सभी क्षेत्रों का साम्राज्य विस्तार बढ़ाया। मतलब कि इन्होंने विवाह कर करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ओके, इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग मतलब इलाज बीमारी हो गई। अतः इन्होंने उसे ठीक करने के लिए अपने राजवेद जीवक नाम का एक राजवेद था, उसे भेजा। जीवक के इलाज से जो चंद्रप्रद्योत थे ये सही हो गए। इन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। मतलब ये सही हो गए तो इन्होंने जो है मगध प्रशासन के अपने आप को अधीन कर दिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। बिंबिसार ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवाह के ही माध्यम से अपने साम्राज्य में मिला रहा है, छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था वो। इसमें वैशाली पर भी आक्रमण किया। इसने क्या करा था कि बिंबिसार ने वैशाली पर भी आक्रमण करा, लेकिन वैशाली को जीतने में सफल नहीं हो सका और इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो जब जाहिर सी बात है कि हर्यक वंश में पहला शासक बिंबिसार था, इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी, तो अब शासक कौन बनेगा? इसका पुत्र बनेगा, बिंबिसार का पुत्र। और बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। इसीलिए अब अगला शासक आता है हमारा अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुलिक भी कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या कर दी, इसीलिए इसे पितरहंता भी कहा जाता है। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलेबंदी कराई। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर में पहली बुद्ध संगति कराई गई थी। इसने अपने सहयोगी वर्षकार की सहयोग से, जो गुप्तचर संस्थाएं हुआ करती थी, गुप्तचर जो होते थे, एक ऐसे ही गुप्तचर था वर्षकार। किसका गुप्तचर था वो? अजातशत्रु का सहयोगी था। इसने उसके सहयोग से वैशाली पर आक्रमण कर दिया और वैशाली को जीत लिया। आपने देखा बिंबिसार ने कोशिश की थी वैशाली को जीतने की, लेकिन बिंबिसार जीत नहीं सका था, लेकिन इसके बेटे अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया। इसने युद्ध में नए 2 हथियार रथमुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया, क्योंकि आप इन 2 हथियारों को जो है महाबली मूवी जो है ना उसमें देख सकते हो। रथमुसल वो वाला है जिसमें रथ के आगे छुरे लगे हुए हैं, जो सबको काटते हुए ब्लेड लगे हुए हैं, चलता है। और महाशिला कंटक का मतलब वो है जो उसमें पत्थर फेंके जाते हैं बड़े बड़े। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 हथियार कौन कौन से हैं। अगर आपने कौन सी मूवी है वो, बाहुबली मूवी अगर आपने देखी है तो। इसने रथमुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। इसका पुत्र उदयन था, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा। तो इसी तरह इसका बेटा उदयन ने भी अपने बाप को यानी अजातशत्रु को मारा। या मतलब लगातार अपने बाप की ही हत्या करके राजा बन रहे हैं। इसका बेटा था उदयन ने इसी की हत्या कर दी और अगला शासक बना। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं अगला शासक उदयन आ चुका है। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे भी पितरहंता कहा जाता है। इसने गंगा एवं सोन के संगम पर एक शहर की स्थापना की और उसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसने पाटलिपुत्र को पुत्र के नाम पर पटना रखा। ओके, उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था, जो इस वंश का आखिरी भी है। इसकी हत्या इसी के सेनापति नागदशक की हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और इस एक नए वंश की स्थापना कर दी। अब आपको पता चल चुका होगा कि अगला वंश कौन सा आने वाला है? शिशुनाग वंश, क्योंकि शिशुनाग ने ही तो इसकी हत्या की है। हमारी एक ट्रिक थी कि हर्यक ने बीए किया यूएन से। हर्यक वंश, बी यानी कि बिंबिसार, ए यानी के अजातशत्रु, यू यानी के उदयन और एन यानी के नागदशक। मतलब हर्यक वंश के सारे राजाओं की ट्रिक एक बार में ही हो गई, याद है ना, लाइन से। पहले बिंबिसार था, फिर अजातशत्रु था, फिर उदयन था, फिर नागदशक था। तो हर्यक ने बीए किया यूएन से। ओके, नागदशक इसका लास्ट शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी। तो शिशुनाग ने अपना एक अलग वंश चलाया जिसे शिशुनाग वंश कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में है ये है कि महाभारत से ये जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वृहद्रथ वंश का शासन था। किसका? वृहद्रथ वंश का शासन था। इसके संस्थापक जो थे ना वो वृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, लेकिन इस वंश के बारे में कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। अतः हर्यक वंश को ही इसी कारण पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है। अब आप देखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं शिशुनाग वंश शुरू हो चुका है। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे।
इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। तो हमारी ट्रिक क्या है? शिशु की वैशाली, शिशु की वैशाली। 3-4 बार इसे रिपीट करो, खुद याद हो जाएगा। ओके। अगला वंश का, इस वंश का जो अगला शासक बनता है वो कालाशोक बनता है, जिसके समय में सेकंड बुद्ध संगति हुई थी। कहां पर? वैशाली में। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया। मतलब कहने का मतलब ये, शिशुनाग ने तो वैशाली को बनाया था, लेकिन कालाशोक ने क्या करा कि पाटलिपुत्र को, पटना को दोबारा से अपनी राजधानी बना लिया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी। तो अब आपके समझ में ये दोबारा से आ चुका होगा कि जब हत्या महापद्म नंद ने कर दी तो नंद वंश शुरू होने वाला है। ओके, तो हमारा नंद वंश शुरू हो जाता है। इस वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद थे, क्योंकि इन्होंने ही तो शिशुनाग वंश के लास्ट शासक जो था कालाशोक, उसकी हत्या की थी। तो इसके जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे। ये जाति के जो थे ना वो शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश कर कर सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण कर ली। इसने कलिंग जीत कर एक रात की उपाधि धारण की। इस वंश का जो अगला शासक बनता है वो घनानंद बनता है। ये बहुत ही क्रूर शासक था घनानंद जो था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य करवाया था। इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके उसे निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब आपने देखा लास्ट शासक कौन है यहाँ पर? घनानंद। और घनानंद की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जाहिर सी बात है कि अगला शासक कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर मौर्य वंश स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप देखेंगे घनानंद को अगरमीज या जेंडरमीज कहा जाता है। ओके, अब यहां पर देखें मैंने सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और सिकंदर ये लिख रखा है। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। तो अरस्तु का प्लूटो, और प्लूटो का गुरु कौन था? सुकरात। तो मैंने क्या करा, SPAS लिख लिया। SPAS मतलब इससे क्रम में याद रहेगा आपको कि सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु, अरस्तु का प्लूटो और प्लूटो का सुकरात था। या फिर आप कह सकते हो सुक प्लू अर सिकंदर, सुक प्लू अर सिकंदर। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि आप देख सकते हो सुक प्लू अर सिकंदर, मतलब सुकरात, फिर प्लूटो, फिर अरस्तु, फिर सिकंदर। ओके, अभी अभी मैंने कहा कि घनानंद की हत्या कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। लेकिन मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। पहले अब हम इन्हें देखेंगे। ओके, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध जो था एक शक्तिशाली राज्य था। इसके अगल बगल में छोटे राजाओं को हराकर, इसने अपने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। लेकिन भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक जो था, छोटे छोटे जो राजा थे, शासक थे, वो कमजोर थे। इसी कारण विदेशी आक्रमण लगातार होते रहे हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी कि फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया था। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस सेकंड थे। इस वंश का जो शासक था डेरियस फर्स्ट, जिसे डायबर भी कहा जाता है, इसने भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला विदेशी राजा था। आपने समझा कि हकमनी वंश के जो संस्थापक थे वो तो साइरस सेकंड थे, लेकिन जिसने भारत पर आक्रमण किया इस वंश का शासक कौन था? वो डेरियस फर्स्ट, जिसे दायबर भी कहा जाता है। ओके, पहला विदेशी था भारत पर आक्रमण करने वाला। इसने गंधार तथा कंबोज को हरा दिया। इस वंश का अंतिम शासक डेरियस थर्ड था। इसको सिकंदर ने पराजित कर पूरे हकमनी वंश का ही अंत कर दिया। अभी अभी मैंने कहा कि हकमनी वंश का अंत कर दिया सिकंदर ने, तो जाहिर सी बात है अब सिकंदर के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। मकदूनिया या यूनान का आक्रमण। यूनान के राजा फिलिप का यह पुत्र था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम रुक्साना या रेक्सोना था। इसके घोड़े का नाम बुकेफेरार, ब्यू सेफलेरू और या बऊ केफले था। इसके गुरु जो थे वो अरस्तु थे। अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लूटो थे, जिन्हें अफलातून कहा जाता है। प्लूटो के जो गुरु थे वो कौन थे? सुकरात थे। सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। गंधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। वहां के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन संधिपुरु के राजा पोरस ने, जो कि पंजाब का राजा था, उसने सिकंदर से युद्ध किया और 326 ईसा पूर्व इस युद्ध को झेलम या वितस्ता या हाइडेपिज का युद्ध कहा जाता है।
इस युद्ध में पोरस हार गए थे, लेकिन पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें अपना मित्र बना दिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस के हाथ में कलाई बांधकर भाई बना लिया। ओके। सिकंदर हिंदकुश पर्वत को पार कर भारत आया था। सिकंदर की सेना को व्यास या हाइफेनिया नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत ही प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गया। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेनापति कौन था? सेनापति निर्यारकस था। 323 ईसा पूर्व इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर तथा उसके घोड़े बऊ कैफला का मकबरा बेबीलोन में है। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ना, वो 6ठी ईसा पूर्व हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ओके, ये भी याद रखना है। बेबीलोन का झूलता हुआ झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन्होंने उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर यानी कि तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था। अब आप देखें कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मौर्य CBAKV, मौर्य CBAKV। तो ये जो है ना, ये CBAKV ये राजाओं के नाम से है। ओके, जो मौर्य वंश में राजा आए ना, किस पहले मौर्य वंश में जो राजा आए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इस तरीके से मतलब लाइन से याद करने के लिए बनाई ये ट्रिक मैं आपको जैसे राजा लाइन से आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको सब समझा दूंगा कि इसका यूज कहां पर करना है। ओके, बस इतना याद रखें, मौर्य CBAKV, मौर्य CBAKV। ओके, अब हमारा शुरू होता है मौर्य वंश। मौर्य काल की जो मुद्रा थी ना, वो पर्ण थी। मौर्यों की जो मुद्रा थी वो पर्ण थी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत में जूनागढ़ अभिलेख, सहगौर अभिलेख। विदेशी यात्रियों का विवरण में इंडिका, मेगास्थनीज की, ऑस्टिन और जस्टिन है। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र है, रजत तरिंगनी है, मुद्रा राक्षस है, जैन धर्म के ग्रंथ है और बुद्ध धर्म के ग्रंथ है। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी माता का नाम मोरा था। ये निम्न जाति के थे। इनकी जो शिक्षा थी वो तक्षशिला में हुई थी। ओके, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय के बारे में चर्चा मिलती है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। अब आपने देखा कि घनानंद की बेटी, जिसे घनानंद को मारा, उसकी बेटी से विवाह कर लिया। लेकिन अब आगे क्या होता है कि जब तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर, ये किसका अध्यक्ष था? ये सिकंदर का अध्यक्ष था, थल सेनाध्यक्ष निकेटर। इसने आक्रमण कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कौर्निया या हेलेना से भी विवाह कर लिया। मतलब एक तो दुर्धरा से पहले कर लिया, घनानंद की बेटी से। अब सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इसकी बेटी हेलेना से भी कर लिया। और दहेज में कौन कौन से एरिया लिए? आराकोसिया लिया, जैड्रोसिया लिया, पेरिस पामियाई लिया, कंधार लिया, मकरान लिया, हेरात लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में 500 हाथी दिए। ओके, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ओके, मैंने ट्रिक बना रखी है चंद्रमेगा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। ओके, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 7। भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी, पढ़ने में रुचि थी। सेल्यूकस को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व हराया था और उसके बाद उसकी बेटी से शादी कर ली। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जो जानकारी है वो महास्थान अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित सहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की जो शिक्षा है भद्रबाहु के नेत्रों में मिली थी। ये भद्रबाहु के ही साथ कर्नाटक के
श्रवण बेलगोला में चले गए थे जब अकाल पड़ा था, जहां 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि गुजरात में है, इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को बनवाया था। सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है, मतलब कि इसका जो विस्तार था वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य का विस्तार था वो पश्चिमी क्षेत्र तक में था। इससे यह पता चलता है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। ये एक राजनीतिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 लेसन है, मतलब अधिकरण है। इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्रांग सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मतलब इस सप्रांग सिद्धांत में 7 सिद्धांत हैं। ओके, अब इस सिद्धांत को देख लेते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला, राजा होना चाहिए, मतलब स्वामी होना चाहिए। दूसरा, उसका मंत्री होना चाहिए। पहला राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष यानी कि धन, छठा दंड यानी कि न्याय और सातवां मित्र। अब इसे ध्यान से समझो, याद करने का तरीका। पहले एक राज्य के लिए राजा तो होना ही चाहिए, ठीक है, एक राजा हो गया। फिर उसका मंत्री होना चाहिए, फिर एक जनपद होना चाहिए, जब भी तो वो अपना राज करेगा। जहां जमीन होगी उस पर जनपद होना चाहिए, और वो जनपद जो है ना दुर्गों से यानी किलों से घिरा होना चाहिए, तो चौथा किला हो गया। फिर उस राजा के पास धन भी होना चाहिए प्रजा के लिए करने के लिए, तो पांचवा धन हो गया। छठा, राजा एक न्याय वाला होना चाहिए, जो अपनी प्रजा के साथ न्याय कर सके, तभी तो राजा समझेगी प्रजा। तो छठा क्या हो गया? न्याय हो गया। सातवां, उस राजा के मित्र भी होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई उस पर हमला करता है तो उसके मित्र उसका साथ दे, इसलिए सातवां मित्र हो गया। इस तरीके से ये पूरा सप्रांग सिद्धांत पूरा हो जाता है। ओके, चाणक्य को जो है ना विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के थे और वहां के आचार्य थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनके पिता का जो नाम था वो गुणी था। किसके? कौटिल्य के। चाणक्य की बेइज्जती घनानंद ने की थी। इसी के प्रतिशोध में, मतलब बदला लेने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य का इन्होंने सहारा लिया और घनानंद का अंत कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या करा कि घनानंद की बेटी से शादी कर ली। घनानंद को छोड़ा किसी ने नहीं अच्छे से। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोरस शब्द का प्रयोग किया है। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोरस शब्द का प्रयोग किया है। तो याद कैसे करोगे? प्लूकोरस 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 8-10 बार रिवाइज करो, हर बार रिवाइज करो, खुद याद रहेगा। जहां प्लू आएगा वह कोरस याद आ जाएगा, तो सेंड्रोकोरस। ओके, इसी तरह जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स का प्रयोग किया है। तो इसे कैसे याद करोगे? जस्टिन कोट्स, इस तरीके से। ओके, विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया था कि सेंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है। होता यह है कि जगह जगह सेंड्रोकोट्स लिखा हुआ है, लेकिन किसी को यही पता नहीं था कि सेंड्रोकोट्स है क्या, किसका नाम है सेंड्रोकोट्स। तो विलियम जोन्स ने यह पहचान कराई कि सेंड्रोकोट्स जो है ना, यही तो चंद्रगुप्त मौर्य है। और ये लिखा किसने था सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को? वो जस्टिन ने लिखा था। ओके, तो जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पढ़ लिए चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना? बिंदुसार। इसी का बेटा है चंद्रगुप्त मौर्य का। ये वही बिंदुसार है जो जिसकी माता दुर्धरा है। दुर्धरा कौन थी? घनानंद की बेटी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर दुर्धरा से शादी कर ली, और इसी दुर्धरा का पुत्र कौन है? अब बिंदुसार, चंद्रगुप्त का बेटा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एटियोकोट्स ने अपना राजदूत डायमैक्स भेजा था। तो हमने ट्रिक क्या बनाई इसकी? बिंदु डायमैक्स रिपीट करो, खुद याद हो जाएगा। जहां बिंदु आएगा वहां डायमैक्स याद आ जाएगा आपको। ओके, किसे भेजा था? सीरिया के नरेश एटियोकोट्स ने अपना राजदूत डायनेमैक्स को भेजा था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब ये मेगास्थनीज कौन है? इसे किसने भेजा था? इसे भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। ओके, बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर और मीठी शराब
और दार्शनिक मांगा था। वहां के राजा ने अंजीर और मीठी शराब तो दिया, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। ओके। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियास को भेजा था। पीछे डायनामिक्स आया है। ओके, तो इसे भी ऐसे याद कर लो, बिंदु डायनो, बिंदु डायनो, बिंदु डायनो, बिंदुसार से, और इधर डायनामिक्स हो जाएगा। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला कहाँ की जमीन थी? ये कश्मीर को कहा जाता था। कश्मीर में 2 विद्रोह हुए। उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार था वो बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशीम था। इस विद्रोह को जो दबाने में असफल रहा, तो बिंदुसार ने क्या करा कि अपने छोटे पुत्र अशोक को, इस समय जो कि अवंती का राज्यपाल था, अशोक को भेजा विद्रोह दबाने के लिए, और अशोक ने क्रूरता पूर्वक पूरे विद्रोह को दबा दिया। कलहड़ की पुस्तक राजत तरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्रघात बिंदुसार को। ओके, अब जब अशोक सिंहासन पर बैठ गया तो अब अशोक के बारे में देखते हैं। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। कहां पर? पाटलिपुत्र में। बुद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। एक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा था इसने। 269 ईसा पूर्व अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और इसका जो अशोक की धम्म नीति के बारे में बताऊं, पहले आपको मैंने नोट कर रखा है ऊपर। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत जो था ना, वो स्व नियंत्रण था। और कलिंग आक्रमण की जानकारी जो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी कलिंग इस तरीके से याद कर सकते हो, हाथी कलिंग। ओके, इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा जो था ना, वो नंदराज था। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए इस युद्ध को किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया, जबकि इसका पिता कौन सा धर्म अपना रहा था? इसका पिता कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार क्या करता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था, लेकिन अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया। इसे जो था बुद्ध धर्म को अपनाने की जो प्रेरणा मिली ना, इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बुद्ध धर्म की जो शिक्षा मिली वो उपगुप्त से। निग्रोध से प्रेरणा और शिक्षा उपगुप्त से मिली। अशोक का बुद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, ना कि उसका राज्य का धर्म था। उसने कभी भी राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, लेकिन वह अशोक जो था ना, बुद्ध धर्म को संरक्षण जरूर देता था। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघामित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका के राजा ने सिन्हली संप्रदाय को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, मतलब वे किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। बुद्ध पुस्तकों का जो उल्लेख है वो भाबरू अभिलेख से मिलता है। अशोक के बुद्ध धर्म अपनाने के बावजूद भी अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विशु झोपड़ी दान में दी। अशोक की 5 पत्नियां थीं, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक जो प्रभाव था वो कारुवाकी का था। अशोक भारत का एक ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक को अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा थी वो इराक के राजा डेरियस या दारा या दाए बाहू से मिली। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृतिक थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा जाता था। ओके, अब लिपियों को देखते हैं, जिसमें ब्राही लिपि है, खरोष्टी लिपि है, अरमाइक लिपि है, ग्रीक लिपि है। ब्राही लिपि ये भारत में थी, जैसे बिराहा और भारत मैच खा रहा है ना थोड़ा थोड़ा, भा से ब्राही, भा से भारत, इस तरीके से याद रखना। खरोष्टी लिपि जो थी वो पाकिस्तान से थी, तो हम खरोचेंगे किसे? पाकिस्तान को, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, इस तरीके से याद रखना। आरमाइक लिपि अफगानिस्तान से मिलती है। ग्रीक लिपि ये अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिलती है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की जो पहली सफलता मिली वो 1837 ईस्वी में जेम प्रिंसेप को मिली। अशोक ने अपने अधिकतर जो अभिलेख हैं इसमें अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा है, और इसका मतलब क्या होता है देवनाम प्रियदर्शी का? देवताओं का पसंद। मध्य प्रदेश के गुर्जरात तथा कर्नाटक के मास्की, नेदर और उदय गोलान अभिलेखों से अशोक का स्पष्ट नाम
अशोक लिखा हुआ मिलता है। कहाँ से? गुर्जरा मास्की नेदर उदय गोलान से अशोक, सीधे सीधे। और भाबरू अभिलेख से, राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध सम्राट बताया। तो याद कैसे करोगे? 10-12 बार को भाबरू मगध सम्राट, भाबरू मगध सम्राट, भाबरू मगध सम्राट, इस तरीके से। भाबरू अभिलेख में इसने बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म और शंभू की चर्चा की है। अशोक के जो शिलालेख की भाषा थी वो प्राकृतिक थी। अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अब अशोक के जो लघु अभिलेख है ना, इन्हें देख लेते हैं। अशोक के 7 लघु अभिलेख मिलते हैं। पहला देखते हैं रुमनदेई अभिलेख। ये अफगानिस्तान के कंधार में मिला है, जो अरमाइक भाषा में है। ये सबसे छोटा है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न कर आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। ये टैक्स संबंधी है। तो इसकी ट्रिक क्या है? रूमनदेई टैक्स, रूमन टैक्स, जैसे कि आपको यहाँ साइट में लिखा हुआ दिख रहा होगा, रूमन टैक्स, इस तरीके से याद करना। कौशाम्बी अभिलेख, ये यूपी में था। इस अशोक ने अपनी पत्नी कारोबाकी के द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है इसमें। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करा दिया था। तीसरा देखते हैं टोपरा अभिलेख। ये हरियाणा में है, हरियाणा में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे हरियाणा से निकलवाकर दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। मेरठ अभिलेख, ये यूपी में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे भी तुगलकाबाद में, दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। अशोक के शासन में प्रतिवेदक जो थे ना, वो घटनाओं की सूचना देते थे। आधुनिक देवनागरी जो रूप है वो ब्राह्मी भाषा का ही है। अब छठा देख लो, लोरिया नंदनगढ़। ये बिहार के चंपारण में है। लोरिया अरेराज, ये भी बिहार के चंपारण में ही है। अब अशोक के हम जो बड़े अभिलेख हैं 14, जिसे चतुर्दश अभिलेख कहा जाता है, उन्हें देखेंगे। ओके, प्रथम अभिलेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगा दी गई है। द्वितीय अभिलेख में जब पहले पे पशु बलि पर रोक लगाई, तो दूसरे में क्या करा गया है? इसने क्या करा कि पशु चिकित्सा की चर्चा है और साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य चेर, पांड, श्रीलंका, केरल, पुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा है, लेकिन चोल वंश की चर्चा नहीं है। मतलब 2 पशु चिकित्सक। ओके, तृतीय में कैसे याद करोगे? 3 अधिकार। तृतीय 3 अधिकार, इसमें अशोक ने 3 अधिकार, राजुक, युक्तक और प्रदेशक की चर्चा है, जो धर्म प्रचार के लिए है। 3 अधिकारी, तृतीय से 3 अधिकारी। ओके, चतुर्थ में क्या करोगे? चतुर्थ बहरी घोष। चतुर्थ बहरी घोष मतलब बहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की चर्चा, मतलब बुद्ध की नीति की चर्चा है। ओके, अब 5वां देखते हैं। 5 कैसे याद करोगे? 5 धम्म मात्र अधिकारी, 5 धम्म मात्र अधिकारी, 5 धम्म मात्र अधिकारी, मतलब इसमें 5वें में धम्म मात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धर्म की मतलब धार्मिक जीवन की देखरेख करता था। छठा कैसे याद करोगे? इसमें ये याद करना कि 6 बजे मुझसे जन कल्याण के लिए कोई भी मिल सकता है। जन कल्याण के लिए 6 बजे मुझसे मिल सकता है। अशोक ने कहा कि मेरा कोई भी अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। तो ऐसे याद कर लो कि 6 बजे मिल सकता है। ओके, 7वां, इसमें इसने अशोक ने अपने जितने भी विभिन्न धर्म थे ना, विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की। ये सबसे बड़ा शिलालेख है। तो कैसे याद करोगे सर? 7 धर्मों के समन्वय की बात की। विभिन्न की जगह मतलब इतने सारों की जगह 7 धर्म मान लो खाली के, 7 धर्मों के समन्वय की बात कही, तो इस तरीके से याद रहेगा। ओके, 8वां क्या है कि इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा की, जो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये गया और राज्याभिषेक के ये 20वें वर्ष लुम्बिनी में। ओके, तो कैसे याद करोगे? 8 धम्म यात्रा, 8 धम्म यात्रा, 8 धम्म यात्रा। अब 9वां कैसे याद करोगे? इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, तो कितने पे लगाया? 9 पे। ऐसे याद करना, लेकिन लगाया नहीं है 9 पे। याद करने के लिए कहो कि इसने 9 छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दी। तो इस तरीके से याद रहेगा। 10वां, 10 धम्म के महत्व, 10 धम्म के महत्व, मतलब 10वें में धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। 11वां में क्या है कि अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। तो हम याद कैसे करेंगे कि मेरे अधिकारी 11 ब्राह्मणों को न सताएं। 12 को सताएं, 13 को सताएं, लेकिन 11 को न सताएं। मेरे अधिकारी 11 ब्राह्मणों को न सताएं, मतलब 11वां अभिलेख कह रहा है कि ब्राह्मणों को न सताया जाए। और 12वां कहता है कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की, मतलब 12 स्त्रियों के सुधार के लिए
स्त्री अधिकारी मतलब स्त्री महाधिकारी की चर्चा है। 13वां इसमें कलिंग युद्ध, तेरे कलिंग इस तरीके से याद कर सकते हो। 14वां कहता है कि अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत से और भी काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, इसलिए लिखने वाला जिम्मेदार है, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। इस तरीके से हमने 14 याद कर लिए। अब देखते हैं कि सरेकुना अभिलेख, ये अफगानिस्तान के कंधार से मिला है जो ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। कलिंग अभिलेख में अशोक ने लिखा है कि संसार के सभी मानव मेरे संतान हैं, मैं एक माँ की तरह उसके सांसारिक एवं परलौकिक जीवन की कामना करता हूं। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगधाम मतलब दाई को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त किया है। राजुक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। अशोक को अभिलेख लिखने की जो पत्थर था ना, अभिलेख जिस पर अशोक पत्थरों पर अभिलेख लिखवाता था, वो उत्तर प्रदेश के चुनार से मिलते थे। ओके, अब अगली वीडियो में देखेंगे कि अशोक की धर्म यात्रा से स्टार्ट होगी। ओके।